नाज़रीन, कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी सोसाइटीज़ में और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में जो प्रायोरिटी हर बच्चे की होती है कि वो पढ़े लिखे और उसके बाद सरकार में एडजस्ट हो जाए। सरकार एक वसी चीज़ होती है, एक बहुत मतलब अंदर से बहुत वसी हुआ करता है। कोई भी सरकार हो, कहीं की भी हो, और इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ मॉनिटर करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ सर्विस डिलीवरी, कुछ ऑर्गेनाइजिंग लाइफ प्रॉपरली, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, पानी, ये बहुत एक पैरेलल यूनिवर्स हुआ करती है इन इटसेल्फ। तो इसमें प्रायोरिटी जो है हर बच्चे की, हर लड़के लड़के की कि किसी तरह से अगर सरकारी मुलाजमत हो जाए तो अच्छी बात है। ये मसला उन सोसाइटीज़ में कुछ ज़्यादा ही है जहाँ कॉरपोरेट दुनिया और बिज़नेस के मौके बहुत कम होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद जब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इम्प्रूवमेंट आ गया पिछले 30-40 साल से, तो बहुत सारे लोग सरकार में अपना टेन्योर सर्व करने के बाद एक दूसरा काम भी शुरू करते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब उनके पास कुछ रिसोर्सेज भी हो जाते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर भी होता है उनका, बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, तो वो उन तजुर्बों को अपने लेवल पे अपने हिसाब से अमलाने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारा एक जनरेशन है फॉर्मर रिटायर्ड मुलाजमीन का जिन्होंने नए सिरे से अपना काम शुरू किया अपने हिसाब का। लेकिन अब एक नई ट्रेंड आ गई है जिसमें इन द मिडल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, मतलब 10-20 साल सरकार में खर्च कर दिए और उसके बाद ARS किया या किसी तरह से सरकार से बाहर आ गए तो अपना काम शुरू कर दिया। तो आज इस सिलसिले में हम एक ऐसे शख्स को हमने दावत दी है जो इस दूसरे ज़ुमरे में आते हैं, जिन्होंने इन द मिडल ऑफ हिज कैरियर सरकारी मुलाजमत को छोड़ के अपना काम शुरू किया है। ये हैं जनाब शबीर अहमद हंडू साहब, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर थे और उन्होंने रिसेंटली सरकारी मुलाजमत को खैरबाद करके अपना काम शुरू किया। शबीर साहब, आपका कश्मीर लाइफ के स्टूडियो में खुश आमदीद। शुक्रिया मुझे आज यहाँ पे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। तो ये शुरू हम इस बात से करेंगे कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो, मतलब अगर हम कैटेगराइजेशन करेंगे, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टॉप में आता है क्योंकि वहाँ जो सहूलियात हैं, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो तजुर्बे होते हैं, वो बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले में कदर बेहतर होता है। तो आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप इन द मिडल ऑफ योर कैरियर you decide that enough is enough, now I need to do something? एक तो ये बात आपने इसकी शुरुआत ही बहुत अच्छी की कि ये दो ज़ुमरे होते हैं। एक तो वो हैं जो पूरी अपनी मुद्दत गुजार के सर्विस से बाहर आते हैं, तो फिर उनके पास ऑप्शंस होते हैं, जो सामने आएंगे वही ऑप्शन होते हैं। तो मेरा कुछ सोचने का नज़रिया कुछ डिफरेंट था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं उस टाइम इसको खैरबाद कहूँगा जब मेरे जहन में ये चीज़ होगी, सही से होगी कि मैं आगे क्या चीज़ करने वाला हूँ, और मैं उस टाइम को जो आगे अभी सरकारी नौकरी में, सरकारी मुलाजमत में गुजरने वाला था, उसको, उस प्रोडक्टिव पीरियड को मैं दूसरे ज़ुमरे में शामिल करके और फिर नए एवेन्यूज़ देख के अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करूँ। तो मैं यही सोच के, ये ख़्याल मेरे जहन में काफ़ी देर से था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी 6-7 साल मेरे लगभग थे अभी भी, तो मैंने सोचा ये वो वक्त है जब मैं माइंड में जो भी ख़यालात थे, जो भी आइडिया थे, उनको अमलाने का एक बेहतरीन तरीका मुझे नज़र आया कि मैं बाहर आके कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करूं, अपने कुछ ख़यालात जो उनको प्रैक्टिकली अमलाऊं, ताकि जो 6-7 साल अभी भी प्रोडक्टिव लाइफ के जो होते हैं सरकारी नौकरी के हिसाब से, तो उनको मैं पॉजिटिवली यूज़ करूं। क्योंकि ये तो अपनी जगह सही है कि 60 साल के बाद सरकार भी सोचती है कि अभी एक एज का एक वो मरहला आ चुका है जहां पे आगे एनर्जीज़ इतनी नहीं रहती शायद जितनी कि पहले 50 के बाद या कोई उससे पहले भी सोचता है। तो मैं 54-55 साल की उम्र का जब बाहर आ रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी मेरे पास वो प्रोडक्टिव ज़माना है, कुछ वक्त है जिसको मैं अच्छे से इस्तेमाल करके और मैदान में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे वो ख़यालात भी अमलाए जाएंगे और उनका कुछ फ़ायदा भी होगा। ये बेसिकली ज़िंदगी बजाय खुद एक तजुर्बा है, और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो भी तजुर्बे करें, लेकिन आप कौन सा तजुर्बा करना चाहते हैं?
असल में बात यही है, मैंने सोचा कि एक जो पैटर्न होता है ना सरकारी मुलाजमत में, एक पैटर्न है, एक ख़ास सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं। क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी में मैं था लगभग 20 साल, तो एक टैक्सेशन है, टैक्स के मामले आपको सुबह शाम रात दिन रात को भी नींद में आते थे, फाइल का नाम आता था। तो मैंने सोचा कि ये एक मरहला है, ठीक है, इसमें जितना काम मैंने किया मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन थी। तो मैंने सोचा जो दूसरे मरहले, लेट्स एक्सप्लोर लाइफ, मेरा ये मोटो था कि एक्सप्लोर करें कोई और चीज़, कोई और मरहला जो वहाँ पर हम देखते हैं लेकिन वो टेबल के उस पार होती थी चीज़ें, तो उन पे हमारी दस्तरस नहीं थी। जैसे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट, तो बिज़नेस के क्योंकि हम बिज़नेस के साथ जुड़े हुए होते थे, हम टेबल के इस पार आगे की बिज़नेस देख रहे थे, तो उसको समझ में तो कुछ आ रहा था। तो बाहर आके मैं सोच रहा था कि अगर मैं उस टेबल के उस पार से काम शुरू करूँ तो देखा जाए कैसा है। लाइफ तो एक ही है, तो इसमें एक्सप्लोर करेंगे तो अभी करेंगे ना, आगे जाके शायद उसका टाइम ना मिले। तो ये चीज़ थी जो मुझे अर्जेंसी मेरे माइंड में क्रिएट कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाए, जो दूसरी साइड से है अच्छी दिख रही है, लेकर देखा जाए अंदर जाके कि असल में है क्या। तो ये मुझे असल में जो था इंट्रीग माइंड में, उसको मैं पूरा उस पर्दे को हटाना चाहता था। तो क्या कर रहे हैं आप? बाहर आके मैंने कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि आपको तो सबसे ईजीएस्ट ये होगा कि आप इसी टैक्सेशन के एडवाइज़र बने, तो ये तो ईजीएस्ट वे आउट तो ये था। तो मेरे मन में भी आता था कि ये भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट विल अगेन कीप मी देयर वेयर आई वाज ऑलरेडी। सो इफ आई वाज इन द सेम फील्ड आई कुड हैव बीन बेटर इन द official setup that was always available with me. I could have continued with that for next 6-7 years, but I thought I should be doing something different than that. तो मेरे ख्याल में ये आ गया, बाद में दोस्तों से मिल बैठ के आइडिया ये आ गया कि कुछ ऐसा किया जाए जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में किसी तरीके से एक क्रिएटिविटी क्रिएट करे, सामने लाए, तो जिससे एक तो ये जो यंग बडिंग जनरेशन है, तो हमने सोचा बिज़नेस आइडिया आते हैं लोग सारे यहाँ पे, यहाँ हमारे लोकल एक इकोसिस्टम में एक मसला है ना कि सारे लोग पढ़ लिख के एक ही टारगेट अपने लिए चुनते हैं, वो होती है सरकारी नौकरी। वो मिल गई तो वो अपने लिए समझते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में अब आ गया, और अब है भी नहीं सरकारी नौकरियाँ। और अब ये माहौल है कि सरकारी नौकरियाँ अब कम्पिटिटिव बन गई हैं, अब भी होंगी लेकिन अब बहुत ही कम हैं और कम्पिटिटिव हैं, तो हर एक वो पा नहीं सकता, तो उसके लिए क्या है, फिर कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर वो इकोसिस्टम है नहीं कि ये सोचा जाए कि दुनिया इसके बाहर भी है और बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव दुनिया है। तो उस दुनिया को एक तो इंट्रोड्यूस कराना, उसके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड करना, और उस इकोसिस्टम में हर एक को अपना अपना रोल बता देना कि कौन क्या कर सकता है, इन्वेस्टर कौन बन सकता है, स्टार्टअप में कौन आ सकता है, उसके लिए जो साइड वाइज जो भी सर्विसेज हैं उस सर्विस सेक्टर में कौन आ सकता है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाइबल तो हैं लेकिन लोगों को इंट्रोड्यूस्ड नहीं हैं। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। तो प्लेटफॉर्म जब क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ पे नेटवर्किंग होगी, नेटवर्किंग में ये सारे लोग इकट्ठे आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एक्सचेंज होगा सर्विसेज का, आइडियाज़ का, इन्वेस्टमेंट्स का। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक इकोसिस्टम, प्रोग्रेसिव इकोसिस्टम, जिसमें से अच्छी चीज़ें सामने आएंगी, एनवायरनमेंट बिजनेस का क्रिएट होगा, और वो ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा कि ये एक चीज़ है जिसमें हमारे लिए फ्यूचर हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो इस चीज़ को लेके फिर हमने एक कंपनी बना दी। कंपनी है कश्मीर एंजल प्राइवेट लिमिटेड। कश्मीर एंजल्स प्राइवेट लिमिटेड तो रजिस्टर्ड है MCA, कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री, उसके साथ। तो इसका ट्रेड नेम हमने रखा है कश्मीर एंजल नेटवर्क, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट ए नेटवर्क, वी आर नेटवर्किंग ऑल रिसोर्सेज, बिजनेस रिलेटेड रिसोर्सेज एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। दिस इज़ वन ऑफ दिस काइंड कंपनी इन J&K। तो अभी तक ऐसी कोई सक्सेसफुल कंपनी सामने नहीं आई थी। तो ये कंपनी फिर हमने बनाई है इनकॉर्पोरेट करके लास्ट ईयर। तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 1 year, नॉट एग्जैक्टली 1 year, लेस देन 1 year, बट वी हैव मेड ट्रैक्शन एंड वी आर ग्रोइंग इन डिफरेंट सेक्टर्स वेर एवर वी वांटेड टू, एंड the stakeholders, all those who are connected with, all those who are supposed to be connected with it, they have been reached, and we are trying, and this is the process of onboarding of investors going on. We are onboarding startups, and we are also connecting experts of the subject, and they are coming onto the platform, and we have already taken 1 or 2 startups on board, and the process is going on. Good people, very very energetic and very subject oriented people are connected with this initiative.
सो बेसिकली फॉर अ लेमैन, जो हमारे बच्चे देख रहे होंगे इस वक्त आपके साथ जो हम ये बात कर रहे हैं, तो उनको सिंपल तरीके में हम क्या कह पाएंगे कि मतलब आपकी कंपनी उनकी कैसे मदद कर पाएगी या कैसे हैंड होल्डिंग कर पाएगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये सवाल इसलिए अहम है, मैं खुद भी इस पे बात करना चाहता था, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। तो असल बात यह है कि मैंने तो टेक्निकल जार्गन में बात कह दी कि इनकॉर्पोरेट है और ये फिर ये कश्मीर एंजल नेटवर्क है। तो नेटवर्क तो बात में समझ आती है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। वो ऐसा है कि कोई भी नया एक मैनेजमेंट पढ़ के आए, चाहे कॉमर्स पढ़ के आए, साइंस पढ़ के आए, कुछ भी, तो जब वो फील्ड में आता है तो उसके पास बिजनेस आइडिया कई बार आता रहता है। यहाँ देखा वहाँ देखा, समझता है कि ये बिज़नेस की जाएगी, वो बिज़नेस की जाएगी। तो एक तो वो होता है जिसमें आदमी कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस, कोई एग्जिस्टिंग जो भी कोई सेक्टर होता है उसमें सक्सेस देखता है। जैसे किसी ने बेकरी की दुकान में बड़ी अच्छा काम करते हुए देख लिया, तो वो सोचता है कि बेकरी की दूसरी दुकान भी लगाई जाए तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन उसका ये बिज़नेस आइडिया ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सक्सेस स्टोरी देख रहा है, और सक्सेस स्टोरी के पीछे जो उस सक्सेस वाले ने काम किया है, जो उसका आइडिएशन का काम है, जो उसने वैलिडेट अपना काम कराया हुआ है, वो इसने तो देखा भी नहीं है। तो एक सक्सेस स्टोरी का एक ना अक्स क्रिएट करना चाहता है। तो ये भी एक बिजनेस आइडिया है। बट वी एक्चुअली वांट दोज पीपल के जिनके पास ओरिजिनल बिजनेस आइडिया है, जो बिजनेस गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से हमारा काम शुरू। असल में यहाँ से बाद में शुरू करना चाहता हूँ कश्मीर एंजल नेटवर्क करता क्या है। तो हम एक आइडिएशन स्टेज में लोगों को हेल्प करते हैं कि वो अगर बिज़नेस में आना चाहते हैं तो उनको पहले बिज़नेस गैप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि इतना सारा इकोसिस्टम है, सेक्टर इतने सारे हैं। तो यहाँ के हिसाब से अगर सेक्टर देखे जाएँ बहुत सारे हैं। मतलब अगर सामने जो सेक्टर दिखते हैं, जैसे टूरिज़्म सेक्टर दिखता है, एजुकेशन दिखता है, मेडिकल सेक्टर दिखता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन नए जो ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उनकी तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है, खासकर नए लड़कों को। जैसे कि वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज़ हैं, ऑल्टरनेटिव फाइनेंस है। ये वो चीज़ें हैं जो नई हैं और मतलब पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। तो इनमें बहुत सारा स्कोप भी बना हुआ है। तो इन सेक्टर्स में उनको ये देखना कि हमारी पोजीशन कहाँ पे फिक्स होती है, मैं इस सेक्टर में कहाँ पे फिक्स हो सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए सेक्टोरल रिसर्च चाहिए, वो हम करते हैं। हमारे पास जो आएगा वो या तो बिज़नेस आइडिया लेके आएगा या तो कहेगा कि मैं इस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। तो हम उसका वो सेक्टर आइडेंटिफाई करके उसमें उसको हेल्प करेंगे रिसर्च करने के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए और बिज़नेस गैप आइडेंटिफाई करने के लिए। जब ये काम होगा तो उसके आगे जो स्टेप्स आएंगे, उसको वैलिडेट करने के स्टेप्स आएंगे। फिर उसके पास पैसा नहीं होगा। तो एंजल फाइनेंस का मतलब ही ये होता है कि वी आर ऑन बोर्डिंग दोज पीपल हु कैन इन्वेस्ट। उन लोगों को जो एंजल फाइनेंसर होते हैं उनको यही होता है कि आइडिया कितना डिसरप्टिव है, कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा बिजनेस में, और कितना ये ट्रैक्ट अप करेगा, कितनी इसकी स्केलिंग अप का स्कोप है। तो जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, ये सारा हम उसको हेल्प करके दे देंगे। हमारी हैंड होल्डिंग होगी, आइडिएशन स्टेज पे उसको काम करके देंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो हम करके देंगे, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग होगी, उसमें हम हेल्प करके देंगे। उसके बाद उसको ये भी करना है कि अपनी प्रोडक्ट की, जो भी वो प्रोडक्ट उसका होगा, उसकी मिनिमम वायबिलिटी क्रिएट करके दिखानी है, उसका फाइनेंशियल मॉडल बना के दिखाना है। ये सारी चीज़ें वो हैं जिसको देख के या सुन के नए लड़के डरते हैं कि ये सारा कौन करेगा। वो फ्रेंड के पास भी जाएंगे, वो कहेगा मुझे एक काम इसमें आता है या मैं किसी को जानता हूँ, अदरवाइज़ किसी एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको। हमारा प्लेटफॉर्म ये काम करेगा कि ये सारी चीज़ें एक जगह जमा करके हम उसको बताएंगे ये सारी सर्विसेज हमारे पास, आपकी हैंड होल्डिंग हमारे पास, आपकी इंक्यूबेशन ये है कि उसको आगे जाके 2-3 साल तक, जब तक वो ब्रेक इवन पे आ जाता है, तब तक हम उसकी हेल्प करते रहेंगे। तो ये सारा हम करेंगे एज इफ़ वी आर देयर एल्डर ब्रदर्स, ऐसा होगा। तो इसमें कॉस्टिंग की बात बाद में आएगी, अगर आप पूछेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ। I was about to ask you कि there are no free lunches। हाँ, देयर आर नो फ्री लंच। तो आपका जो सिस्टम है, आप इतना स्टडी कर रहे हैं, तो इस सर्विस का तो कुछ ना कुछ कैसे चलाएंगे आप? सो आर यू गोइंग टू पार्टनर विद द न्यू एंटरप्रेन्योर या यू आर टेकिंग ए फिक्स्ड फी? नंबर 1. नंबर 2, there are similar systems operating
विद इन द सिस्टम गवर्नेंस स्ट्रक्चर। आपका आइडिया फिर डिफरेंट क्यों है? अच्छा, ये बात सही है क्योंकि हाँ कई बार ये क्वेश्चन तो सामने आ ही जाता है कि अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक हेल्प करती रहती हैं, तो वो भी अपनी जगह काम तो करती हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे इतना ये नॉलेज जो मुझे है ना, देयर आर मोर देन 6,500 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, बट देन have we seen one single turn into a unicorn? We haven't seen anybody scaling those heights in this part of the country. So if that is the case, we are not seeing growth to the scale as we are seeing elsewhere in the country, then there is something lagging behind. There is some hurdles, some impediments which have to be removed. Unless we do that, there may not be possibility of good enough startups also getting to a scale where they will be recognized. There are some good successful stories around, but those are only a few. 2-3 successful stories are around, but then we see that they have also been supported by the angel networks. May not be this network, this is new. They have been connected with networks at New Delhi, like Indian Angel Network and some other networks. So they have support of this kind of networking, then they have shown some kind of attraction. Otherwise, we haven't seen success stories. That's one thing which should be kept in mind before we consider that an angel network has a big role in transforming small business ideas into successful stories. एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपका था कॉस्टिंग का जो था, ये क्वेश्चन तो नेचुरली हर एक के माइंड में आ ही जाएगा कि अगर एक नेटवर्क इतना काम कर रही है तो मुफ्त में तो नहीं होगा ना काम। उसमें हमारा इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि ये कोई हमने कोई डिवाइस अलग से कोई किया नहीं है। एंजल नेटवर्किंग का यही प्रोसीजर है कि एंजल नेटवर्क उसी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करती है जो कॉरपोरेट हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जिसमें शेयर्स में बेचे जाएंगे, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इसमें जब शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे तो वी विल टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दोज शेयर्स एज आवर फी, which will be commensurate to a fee. It will be as an advisory shareholding, let us say 1%, 2%, anything up to 5%, depending upon the quantum of total investments that particular startup may require. Then that is decided mutually between the startup and the angel network, and it's not a fees to be paid upfront. They don't have to part with any money in the beginning to us for having all kinds of services from us. तो उस लिहाज से ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए कि उनको पैसे खर्च तो नहीं करने, स्ट्रक्चर भी हम बना के दे रहे हैं, हम उसमें एडवाइस दे रहे हैं। तो उसमें जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो कैसे किया जाएगा, उनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कैसे रहेगी, वो कैसे उनका ओनरशिप वहाँ पे बना रहेगा, वो भी हम इंश्योर करके दे देते हैं। एंड देन वी ऑल्सो एडवाइस, जब वो अपना पिच डेक क्रिएट करते हैं तो उसमें हम एडवाइस देते हैं कि आपको कितनी शेयर होल्डिंग बाज़ार में बेचनी चाहिए ताकि आपकी एंजल फाइनेंसिंग में पैसा वो आ जाए जो आपको अपने पैरों पे खड़ा कर सके। क्योंकि बूट स्ट्रैपिंग का पहला स्टेज है ना, जब वो खुद अपने कुछ पैसे दे देगा तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। देन ही विल हैव टू हैव एक्चुअल मनी फॉर वर्किंग अहेड। तो उस मनी को जब वो लेके आएगा तो उसके लिए वो कितना स्ट्रक्चर इसका शेयर होल्डिंग का बाहर दे देगा मार्केट में, वो हम एडवाइस करेंगे। वही काम करते करते फिर हम थोड़ा सा अपना शेयर 1% होगा, 2%, वॉट एवर शेयर होल्डिंग का, वो एज हम एडवाइजरी एक ना फ़ी के तरीके से ले लेते हैं। तो ये हमारा है कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली उनको हमारे साथ कोई पैसे इस टाइम शेयर नहीं करने होते हैं। लेकिन अब जो आप ये शुरुआत जो दो एंटरप्रेन्योर से कर रहे हैं, हमें तो उनकी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे? असल में आपकी बात का पहले ना इसको थोड़ा सा और तोल दे देता हूँ। जो आपने कहा ना, इसमें हमने मैंने बात कह दी कि बिज़नेस गैप आइडेंटिफाई करना है। गैप जब आइडेंटिफाई करेंगे ना, तब आपको अपनी पोजीशन, अपने फिगर्स जो होंगे ना वो नज़र आएंगे कि मेरे पास रॉ मटेरियल ये होगा और इतना होगा और मेरी वायबिलिटी मेरे प्रोडक्ट की इतने साल तक चलेगी, ब्रेक इवन यहाँ पे आना है और मेरा मार्केट ये है। जब ये चीज़ें सामने हैं तो आप इसमें कूद जाइए, नहीं है सामने तो आप एक फेल्ड प्रोजेक्ट की इब्तिदा कर रहे हैं। जो कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे अक्स क्रिएट करना चाहते हैं, अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं लेके आना चाहते हैं। ओरिजिनल आइडिया के लिए रिसर्च चाहिए, और रिसर्च करने का यहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, ये तो हमें मानना चाहिए। तो जितना हम मार्केट रिसर्च करेंगे उतना हमें गैप्स नज़र आएंगी। गैप्स बहुत सारी हैं जो आइडेंटिफाई करने का काम है, वो सामने आ जाएंगी। तो ये तो एक चीज़ है इसमें, लेकिन आपका कहना दुरुस्त है, इसमें सरकारी एक ना इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है कि एक वहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जब रजिस्ट्रेशन दी जा रही
रही हूँ तो वहाँ पे पता चले कि ये तो ऑलरेडी हमारे पास 10 यूनिट हैं और 10 से ज़्यादा काम है नहीं मार्केट में, रिसोर्सेज उतने नहीं है या रॉ मटेरियल उतना नहीं है, 11वें को देने का मतलब है कि 11वां काम नहीं करेगा बल्कि और 10 पे भी पहले इफेक्ट डाल देगा। तो ये तो वो चीज़ है। हमारे यहाँ तो आइडिया क्लियर है कि जब तक आपकी रिसर्च नहीं है, जब तक आपकी मार्केट आपने स्टडी नहीं किया है, तब तक आप वो आइडिया लेके नहीं आइए। रिसर्च लेके आइए, तब हम सोचेंगे कि इसको आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी आपने बात छेड़ दी कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो अभी हम तो सारे सेक्टर्स के लोगों को देख चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आए बिल्कुल रॉ आइडिया लेके, कुछ तो ये आइडिया वही जो मैं कह रहा हूँ अक्स लेके आ रहे हैं, एक रेप्लिकेट करना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट एन आइडिया एट ऑल, दैट इज़ जस्ट trying to emulate something different, which is in their eyes is a successful idea, but we need to get something which is disruptive in that particular sector. तो उस disruption के लिए चाहिए ये कि हर एक सेक्टर को देखा जाए, परखा जाए, वहाँ से एक प्रोसेस किया जाए। तो हमने भी ये सोचा है कि हर एक सेक्टर से एक एक लिया जाए, दो लिए जाएं, तो ताकि पता चले कि इस सेक्टर में भी लोगों ने पहले सोचा है और उसमें इंटरवेंशन करने की उनकी जहन में बात आई है। तो अभी हमने एक एग्रीकल्चर सेक्टर का लिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हमारा एक आइडिया शायद मैं अभी तक मैंने शायद वो बात छेड़ी नहीं है, हमारे आइडिया सारे टेक बेस्ड होंगे। स्केल वहीं पे आएगी जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा। टेक्नोलॉजी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकते हैं और उतनी ज़्यादा फैली हुई मार्केट भी सामने आ सकती है। तो टेक बेस्ड जब होगा तो आइडिया स्केलेबल होगा, नहीं होगा तो फिर लोकलाइज्ड होगा। तो इसलिए टेक हमारी रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में एक बहुत ही अहम रिक्वायरमेंट है। तो उस सिलसिले में हमने एक एग्रीकल्चर वाला लिया है, एग्रीकल्चर एग्री टेक आइडिया है। तो दैट इज़ अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सारी चीज़ें इकट्ठी जुड़ जाएंगी। वहीं पर आपकी हॉर्टिकल्चर भी होगी, एग्रीकल्चर होगा, शीप हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक की भी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो होंगी, काफ़ी सारी ज़मीन पे फैली हुई। तो उसमें हमारी इंटरवेंशन ये है कि हम फाइनेंशियल मॉडल, एक तो मार्केट रिसर्च, फिर फाइनेंशियल मॉडल, उसके साथ साथ फिर उसकी मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, और फिर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग छोटा समझते हैं, बट देन इट्स समथिंग वेरी एसेंशियल। आप आगे नहीं चल सकते जब तक आपने सारे कानूनी जो मामलात हैं, दायरे हैं, उनको प्रॉपरली डील ना किया हो। तो उसके बाद ही आपका काम लीगल होगा, नहीं तो आप ऐसे ही काम शुरू करेंगे तो फिर आपके इम्पेडमेंट सामने आ सकते हैं। तो ये सारा काम जो कान के ज़रिए हो रहा है, कश्मीर एंजल नेटवर्क के ज़रिए, तो एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है जो हमारे हाथ में है। तो एक और भी है, दैट इज़ इन द मेडिकल सेक्टर। तो उसकी भी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे हमारा काम शुरू हो चुका है। इट्स इन द आइडिएशन स्टेज। तो उसमें फिर जो रेगुलेटरी का होगा काम वो हम सारा करेंगे। उसके बाद एडवाइजरी होगी, फाइनेंशियल एडवाइजरी। उसके बाद ऑन बोर्डिंग ऑफ एंजल फाइनेंसेस में उनके साथ जोड़ दिया जाएगा, बिकॉज आवर वर्क इज़ बेसिकली enabling a platform where people meet people, where experts meet entrepreneurs and entrepreneurs meet their investors. So if that platform is created, then the things then start moving ahead. तो ये हमारा उसमें भी काम है, और छोटे छोटे और भी आ रहे हैं हमारे पास। एक अभी ना ई-कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट था, वो भी आगे देखते हैं कहाँ किस स्टेज पे आ जाएगा, मतलब वो भी है हमारे पास। सेक्टर्स बहुत सारे हैं, मैं पहले भी बात की थी। सेक्टर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको अभी लोगों ने ज़्यादा छेड़ा नहीं है। ये आइडिया हमें फैलाने हैं। अब हमारा एक काम ये भी है कि इस चीज़ को, जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, तो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बर्डिंग ब्रेन्स के माइंड में आ जाए, तो उनको लगेगा कि हाँ, हम तो जिस चीज़ को ट्रेडिशनली देख चुके हैं, अभी तक देखते आए हैं, या उन्हीं में हमें सारा कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं है, दुनिया बड़ी फैली हुई है। ट्विटर या ओयो के पास कोई रियल एसेट है नहीं, तो हवा में लग रहा है बात, शायद उनके दफ्तर भी नहीं होंगे। तो वो चीज़ें हैं जो आज की दुनिया में टेक बेस्ड जो बिजनेस आइडियाज़ हैं उस तरीके के हैं। तो उनमें जब ब्रेन एक बार आ गया तो फिर वहाँ पे स्केल भी दिखती है, और बच्चे जो होते हैं बड़े रिसेप्टिव भी होते हैं, और उनके पास फिर आइडिया जब दे दिया जाए तो फैल भी जाता है वो आइडिया। तो उनसे यही उम्मीद है कि इन चीज़ों को, सब चीज़ों को एक बार वो अपना माइंड अप्लाई करें, और फिर उनको पता चल जाएगा गैप्स कितनी हैं, बिजनेस गैप बहुत सारी हैं, टैप करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस आप विजुअलाइज क्या कर रहे हैं इसमें? चैलेंज भी है, चैलेंज भी तो यही है कि अभी जिन लोगों को हम अपना ये समझते हैं कि एक सेक्टर है हमारा,
स्टार्टअप सेक्टर, तो उन लोगों को अभी इतनी ना इस लेवल की अभी इंट्रोडक्शन नहीं है कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है। तो अभी हम वो चीज़ समझाने के स्टेज में हैं कि ये प्लेटफॉर्म होता है और ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी काम कर रहा है, मुल्क भर में कई जगह काम कर रहा है, और इसी तरीके से आजकल नया मॉडल जो बिज़नेस का है इसी तरीके से आगे चलता है। और एक बात वो भी है कि अल्टरनेट फाइनेंस, हमने शायद उसकी डिटेल बात नहीं की। अल्टरनेट फाइनेंस तो लोगों को यही एक आइडिया आता है ना कि बैंक के पास चला जाए तो बैंक तो गारंटी मांगेंगे, उनको कोलेटरल्स चाहिए। तो हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि एंजल फाइनेंसर वो है जो आपको इन चीज़ों के बगैर ही पैसे दे देता है, वो क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ भी दिखती होती है उसमें। तो ये चीज़ समझाना अभी एक चैलेंज है कि एंजल फाइनेंस कैसे काम करता है और फिर हमारे थ्रू कैसे काम करेगा, तो वो डायरेक्ट काम क्यों ना करें। और दूसरा ये है कि उनको लगता है कि बैंक नहीं देगा तो पैसे कहीं से नहीं आएंगे। इन चीज़ों को अभी पब्लिक तक ले जाना एक बड़ा चैलेंज है। जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जब ये प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का काम हो सकता है। और एक और ये भी चीज़ है कि एंजल फाइनेंसर्स हम तो कहीं से भी, मतलब दिल्ली से बॉम्बे से भी एंजल फाइनेंसर हो सकता है। तो भांडू साहब, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मिंग conversation. Shukriya. We wish you best of luck and hope we meet again next time with the other facets of your company and your successes. Thank you. So nice of you. शुक्रिया जी।